मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। बहराइच के कैसरगंज में हमने लंबी बैठक की थी। उसके 2 अंश जारी हो चुके हैं और उसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया। आज उसका तीसरा और अंतिम अंश प्रसारित किया जा रहा है और यह अत्यधिक जानकारी परक है। विशेष रूप से इस बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर भी उपस्थित थीं और उन्होंने अधिकारियों को जबरदस्त नसीहत दी कि सूचना समय से दें, फाइलें दबाकर न बैठें, अन्यथा दंड संभव है। बहरहाल यह अंतिम एपिसोड कैसरगंज की बैठक का आप सुनिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बस एक आग्रह यही कि एपिसोड पूरा देखें, अधूरा देखेंगे तो जानकारी अधूरी रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार। कुल मिलाकर के सामान्य जन में सिस्टम के प्रति आक्रोश है, ये मानना चाहिए। चूंकि सिटी मजिस्ट्रेट आ गई हैं तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द वो भी कहें। थैंक यू सर। आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। 2-3 चीज़ों से मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और वो न्यायालय में उसका वाद नहीं है, तो वो आपसे सूचना कैसे लेगा? उसका एक ही माध्यम है, RTI। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ससमय उसको सूचना दे दें। कई बार होता है हमारे जब RTI हमारे यहाँ से तहसीलों में मार्क होती है, फिर जैसे नीचे पहुँचती है तो वो अपने आप वो बस्ते में दब जाती है। अगर उसको गाटा से संबंधित या यदि इसको जो भी आपका कार्यपटल है उससे संबंधित सूचना चाहिए या आपने कहीं नाप करी है, तो उसको सूचना 30 दिन के अंदर आप प्रोवाइड करा दीजिए। कभी भी कोई भी दंड से बचने का सबसे प्राइमरी रीजन यही है। दूसरी जो हमारे यहाँ समस्या आती है, चाहे जिले पे हो या तहसीलों में हो, कि हमारा जो नीचे का पटल जो भी बाबू देखते हैं, हो सकता है कोई बहुत सिंसियर हो, कोई ना हो, वो क्या करते हैं कि RTI को बहुत इजी गोइंग में दबा के रख देते हैं। अरे ठीक है हम दे देंगे, या फिर ये व्यक्ति तो बार बार सूचना, जो सबसे ज्यादा समस्या आती है वही आती है, अरे ये व्यक्ति तो हमें परेशान कर रखा है और वो हमसे बार बार सूचना मांगता है। मैंने 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, कितने बार दूं? ये चीज वाली आती है। तो अगर आपने पहले भी सूचना दे रखी है तो उसको स्पष्ट उस पर लिख दीजिए कि हाँ, ये सूचना पूर्व में भी प्रोवाइड इस रजिस्ट्री संख्या से। कई बार होता है कि हम लोग बाय हैंड पकड़ा देते हैं, ये मत करिए, उसको रजिस्ट्री कर दीजिए और वो रजिस्ट्री संख्या अपने पास रखिए। जो समस्या मैंने यहाँ इस जिले में महसूस करी वो ये थी कि हमने उस व्यक्ति को सूचना तो दे दी, लेकिन वो बाद में पलट गया, कहा कि मुझे सूचना नहीं मिली। तो इसलिए आप उसको रजिस्ट्री से सूचना दीजिए, वो रजिस्ट्री नंबर अपने पास रखिए कि हाँ, इस रजिस्ट्री नंबर से हमने ये सूचना दी है। और सर के बारे में मुझे ये कहना होगा कि कई बार होता है कि जो हमारे पास RTI की बुक्स होती है उससे उतना ज़्यादा हमारा क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो सर का एक चैनल है, उसको जैसे मैं तो सुनती हूँ, कभी कभी आप जब भी हो टाइम उसको सुनिए। उसमें सर ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके 10-10 मिनट के वीडियोस पे बताया है। कभी कभी कोई समस्या, जैसे हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी सूचना, हम सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि कौन सी सूचना देनी है और कौन सी सूचना नहीं देनी। कई बार होता है कि लोग किसी के पेंशन के भी बारे में या व्यक्तिगत सूचना मांग लेते हैं, तो हम किस धारा के तहत उसको मना करें कि हमें ये सूचना देनी है और हमें ये सूचना नहीं देनी है, किस पे व्यक्तिगत प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जो सर का चैनल है वो भी बहुत ही ज्यादा सूचना की दुनिया, हाँ आप नोट कर लें, आप लोग, मैं नोट करा रहा हूँ। ये RTI के प्रमोशन के लिए हमने बनाया है। मैं उसका YouTube पर जो टाइप करना है, SOOCHANA, सूचना, SOOCHANA विदाउट स्पेस की, KI, सूचना की, और विदाउट स्पेस दुनिया, DUNIYA, ये सब विदाउट स्पेस रहेगा। SOOCHANA KIDUNIYA। ये सही कह रही हैं शालिनी जी कि किताब से बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, क्योंकि हमारा एक लंबा अनुभव हो गया सुनते सुनाते, तो सरल शब्दों में चीज़ें आ जाती हैं और कानून सरल शब्दों में समझाया जाए तो समझ में आता है।
तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगा जी। तो बस ये कहना है कि आप लोग ससमय सूचना दे दें और किसी भी आरटीआई के पेपर को अपने पास दबा के ना रखें, क्योंकि जब उसके आपको ये पता है ना कि अगर उस पे आप पे दंड लग गया है और पैसे की वसूली अगर आपसे कर ली गई है तो आपके प्रमोशन में दिक्कत आएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और सूचना समय से पहुंचाते रहिए। और थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के। सवाल 3-4 सवाल ले लेंगे हम। सर एक तो सुझाव चाहिए था आपका हाँ। कि सूचना देने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन में कैसे करें कि भविष्य में अगर उस तरह की, जैसे आपने बताया कि प्रारूप 3 का रजिस्टर हम बना लें तो एक प्रकार से जो हमारे पास आरटीआई आ रही है तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर हम चाहें कि जिस तरह की कॉमन सूचनाएं आती हैं विभागों से, तो क्या इस तरह का कोई सुझाव है आपका कि रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं? और दूसरा ये था सर कि आरटीआई एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट को और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किस तरह से जो है इंटरटेन किया गया है, और उसी से संबंधित आपने धारा 18 और धारा 19 से 20 से संबंधित कहा कि जब हम कंपनसेशन अलॉट करते हैं या पनिशमेंट देते हैं तो उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को और पब्लिक इंटरेस्ट को किस तरह से कंसीडर करते हैं, यही सर। देखिए, प्रारूप 3 का रजिस्टर तो मैंने आपको बताया ना कि आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। सर जब प्रारूप 3 के रजिस्टर की हम बात करते हैं तो उसका कुल उद्देश्य ये होता है कि आपके पास आरटीआई जो भी है महीने दर महीने, साल दर साल, 3 साल 4 साल की तो रखनी चाहिए, वो केवल आपकी अपनी जानकारी के लिए है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जब जन सूचना अधिकारी बदल जाता है और नया आता है तो ये कहता है कि मैं तो अभी नया हूँ, तो जन सूचना अधिकारी से हम लोगों का बहुत मतलब नहीं होता है। हमारा मतलब होता है जन सूचना अधिकारी पद से, व्यक्ति से नहीं। पद तो है, व्यक्ति बदलता है ना। तो जो व्यक्ति आए, कम से कम आने के बाद जब वो खंगालना चाहे, अगर उसको पता तो चलो कि क्या मांगा गया है और किसकी सूचना दी गई है। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो आपका स्टाफ है आपसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, वही काम करेगा। दूसरा, जब पब्लिक इंटरेस्ट और इसकी बात करते हैं तो ये केस टू केस आपको डिसाइड करना है कि किसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, किसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन सामान्य रूप से जो है ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किसमें पब्लिक इंटरेस्ट है और किसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे बहुत सारे लोग सामान्य रूप से बहुत सारी आरटीआई मांगते हैं, आप एक जारी कर दीजिए कि वो सब पर्सनल इंटरेस्ट है, सब। और उसका सबसे सरल तरीका है आप उनसे पूछ लीजिए कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। तो आप कहिए फिर आपने पब्लिक इंटरेस्ट नहीं बताया। और आरटीआई एक्ट जो है लोकहित का कानून है, लोकहित में सूचना देने का कानून है, तो आपको सूचना हम क्यों दें? क्योंकि पर्सनल हित साधने का कानून आरटीआई नहीं है। आप पूछ लीजिए, साफ साफ पूछ लीजिए ना। लेकिन मैंने फिर कहा ना, आप ये चीज जब पूछते हैं आप उसमें जो है 50 दिन लगा देते हैं। हम कहते हैं 30 दिन में पूछिए, और 30 दिन का मतलब 29वें दिन नहीं होता है। 30 दिन का मतलब जब इतना ही पूछना है तो आप दूसरे दिन पत्र लिख दीजिए ना, वो नहीं बता पाएगा। अगर वो प्रोफेशनल आरटीआई एक्टिविस्ट है तो वो लोकहित नहीं बताएगा, आए बाएं साएं इधर उधर उत्तर दे देगा जिससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। दूसरा, एक आप लोगों के अंदर जो है वो आयोग का ऐसा भय समाया हुआ है कि जैसे आयोग वहां केवल, हम कई बार कह चुके हैं, आयोग जैसे वहां एकदम ठान करके बैठा है, जैसे जनसूचना अधिकारी तुरंत दंड लगा दो। ऐसा नहीं है भाई, क्यों डरते हो आप लोग? ऐसे दंड लगता है क्या? 1 सुनवाई होती, 2 सुनवाई होती, 3 सुनवाई होती। कल 5 सुनवाई में लगातार कोई जनसूचना अधिकारी नहीं आया। अब ये बताओ कब तक हम चलाएंगे? हमने दंड देकर खत्म कर दिया। दंड हम तब देते हैं ना, न सूचना, न जनसूचना अधिकारी उपस्थित, न उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित, और लगातार वो सूचना मांगने वाला आ रहा है,
तो हम कब तक उसको हम लिंगर ऑन करेंगे? हमने 5 मामले हमने मुझे लगा कि अब मेरा रिटायरमेंट हो रहा है, मुझे किसी को दंड नहीं देना चाहिए। मैं चाहता तो उसको खिसका भी देता, अगली तारीख दे देता, लेकिन मुझे लगा कि अगर 5 तारीख पर कोई नहीं आ रहा है, 6ठी तारीख पर मैं क्यों ना निपटा के चलूं? मैंने दंड देकर खत्म कर दिया। लेकिन आप ये मान कर चलो कि दंड देने के लिए हम नहीं बैठे हैं वहां। यही सबसे बड़ा भय आपके अंदर है कि दंड मिल जाएगा। क्यों दंड मिल जाएगा? कैसे दंड मिल जाएगा? कोई वहां पर हम दंड देने के लिए बैठे हैं क्या? कसाई हैं क्या? इसलिए आयोग का भय तो बिल्कुल निकाल दो। समय से सूचना नहीं देते हैं, सूचना का बहाना बनाते हैं, सूचना देने में आनाकानी करते हैं, डर इसलिए होता है। मैं इसको एक साधारण, मैं अपना उदाहरण भी, बाकी लोगों का भी, जब कोई परीक्षार्थी विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़ता है और एग्जाम आता है, तब उसको डर लगता है कि फेल ना हो जाए, फिर वो जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देता है। आधा पढ़ता है, आधा नहीं पढ़ता है, फेल होता है, 3rd डिवीजन पास हो जाता है। या तो ठीक यही स्थिति है कि आप लोग बिल्कुल आरटीआई के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जब एकदम तारीख आती है तब हड़बड़ जो है इधर उधर करके कुछ इधर उधर की सूचना दे देते हैं, फिर उसमें आपत्ति का अवसर होता है। डर इसलिए लगता है, इस बात का ध्यान रखिए। और आयोग से तो बिल्कुल डरिए ही नहीं। आयोग वैसे ही सरकारी प्राधिकार है जैसे आप हैं, बस वो एक न्यायिक व्यवस्था है, अर्धन्यायिक सिस्टम है। वहां फैसले होते हैं, मतलब निर्णय होता है, न्याय होता है, और उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होती है। इसलिए भी थोड़ा डर लगता है कि यार उसके बाद तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। यहाँ तो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद जो है तहसीलदार के बाद जो है डीएम के बाद कमिश्नर, सो मेनी फोरम्स। वहाँ एक ही फोरम है, जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, सूचना आयोग, उसके बाद हाई कोर्ट। 4 फोरम है। चौथे फोरम पर कोई नहीं जाना चाहता है, हाई कोर्ट, क्योंकि वो मशक्कत का काम है। इसलिए इन सब से निपटने के लिए डर मन से निकालिए और समय से सूचना दीजिए, बस। थैंक यू। और किसी का सवाल? सर मैं खंड शिक्षा अधिकारी हूँ यहीं पे। हमारे बेसिक है आपका? अनुराग मिश्रा जी, अनुराग मिश्र। हाँ सर, हमारे बेसिक शिक्षा में एक तरह की जनसूचना बहुत बार कई तरह का आती है। उसमें सर ये रहता है, कोई व्यक्ति, अध्यापक के घर का व्यक्ति, जिससे सामान्यतः उसका वैरभाव रहता है, वो कहता है इसकी सेवा पंजिका की छाया प्रति और समस्त शैक्षणिक अभिलेखों की छाया प्रति मांगता है। सेवा पंजिका की छाया प्रति तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन कई बार जिसके बारे में मांगा जाता है वो अध्यापक ये लिख के दे देता है कि शैक्षणिक अभिलेख मेरे अपने हैं, ये इनका हमारा ये मांगने वाला दुरुपयोग कर सकता है। तो सर क्या दिया जाना उचित रहता है, नहीं उचित रहता? सवाल है मांगा किसने है? सर उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति मांगता है। परिवार की अगर पत्नी मांगती है तो आप दीजिए। पत्नी नहीं सर, जिससे घर में कोई वाद विवाद की स्थिति रहती है। क्यों मांगेंगे? कोई जरूरत नहीं। फिर मैं वही कहूंगा कि इसमें लोकहित क्या है? लोकहित नहीं सर। बस तो अगर अध्यापक से लिख के दे देता है हमारे अभिलेख मना कर पर्सनल है, दीजिए। मना कर दीजिए। आप अध्यापक से मांग लीजिए कि आपकी पर्सनल सूचनाएं जो है मांगी जा रही हैं, दुरुपयोग हो सकता है इसका है। मांग रहा है, आपका क्या कहना है? वो मना कर देगा, आप मना कर दो। पत्नी को केवल आप संपूर्ण जानकारी देंगे, वेतन से लेकर के सब कुछ। संपत्ति का मामला है तो बाप की सारी संपत्ति की जानकारी उसके सारे पुत्र ले सकते हैं, पुत्रियां ले सकती हैं, दामाद नहीं ले सकता। सुन लो बहुत साफ। किसी व्यक्ति की संपत्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी उसकी पत्नी मांग सकती है, उसके बेटे मांग सकते हैं, उसकी बेटी मांग सकती है, और देना है। दामाद नहीं मांग सकता, न उसको देना है, क्योंकि दामाद उस घर का पराया है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।